नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े नेता है। वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनसे बड़ा नेता मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो कोई है नहीं, और नेता हो भी तो उनसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई है नहीं। पिछले हफ्ते भर में उनके दो बयान या उनकी दो कहें करतूतें जो है, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। वो जो कुछ बोल रहे हैं और जिस तरह से बोल रहे हैं, जिन लोगों का साथ दे रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनको लग रहा है उनका एक ही लक्ष्य है। 2017 मार्च में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनको कैसे अस्थिर किया जाए, उनका एकमात्र लक्ष्य है। और उनको कोई रोकने वाला न तो लखनऊ में है न कोई दिल्ली में है। वो जो चाहते हैं बोलते हैं, जो चाहते हैं करते हैं। उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी है कि 5 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद वो अपना विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन वो हारे किससे? एक फर्स्ट टाइमर से, जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, पल्लवी पटेल, उनसे हारे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका कितना बड़ा जनाधार है, जनता तक उनकी कितनी पहुंच है। तो अब जिन दो घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा था, एक लगभग हफ्ते भर पुरानी है, एक अभी कल की है। तो पहले कल वाली घटना की बात करता हूँ। आपको पता है कि इस समय यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर देश भर में हंगामा है, खासतौर से उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है। उस पर शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्योंकि प्रेस मीडिया के लोग थे, उनसे सवाल पूछा गया कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, नाराज़ हैं, ब्राह्मण नाराज़ हैं, सवर्ण नाराज़ हैं, ये बात कही गई। तो उन्होंने कहा कोई नाराज़ नहीं है, ये जो लोग पीछे रह गए थे उनको आगे लाने की कोशिश है। अब आप इस एक बयान से उनके समझ लीजिए कि उनको इस पूरे मुद्दे की कोई समझ नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि ये गाइडलाइंस में है क्या, इससे क्या फ़ायदा नुकसान होने वाला है। पार्टी की जड़ में मट्ठा डालने का काम ऐसे ही लोग करते हैं। जब ऐसे लोग ऐसे विषयों पर बोलते हैं जिसकी उन्हें कोई जानकारी ना हो, कोई समझ ना हो, तो केशव मौर्य को इस पूरे मामले की कोई समझ नहीं है। ये यूजीसी गाइडलाइंस किसी को आगे लाने की कोशिश नहीं है। कुल मामला ये था कि ये SC/ST से शुरू हुआ। रोहित वेमुला वाले केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाने को कहा था। शुरू हुआ कि कैंपस में, मतलब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं, उनके साथ भेदभाव ना हो, और भेदभाव हो तो उसके रिड्रेसल का कोई तरीका होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये किया है। मैंने अभी कल ही वीडियो में आपसे कहा कि उसने इसमें SC/ST के साथ OBC को भी जोड़ दिया। वहाँ तक भी मामला कोई बड़ी बात नहीं थी। उसमें सबसे बड़ी खामी या सबसे बड़ी गलती जो है कि वो रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कि अगर कोई झूठी शिकायत आपके खिलाफ करता है तो उसका क्या होगा। तो उसका कुछ नहीं होगा। इस गाइडलाइन के मुताबिक आप झूठी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हैं, बल्कि एक तरह का इनविटेशन है कि आइए और झूठी शिकायत कीजिए। अब ये बात केशव मौर्य की समझ में नहीं आने वाली है, वो आ भी नहीं सकती है, लेकिन वो हर ऐसे विषय पर बोलते हैं जिसकी उनको बिल्कुल समझ ना हो। उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो पार्टी का फ़ायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये लगता है कि ऐसी बातें बोलकर वो राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे। हो सकता है कुछ दिन में बन जाए। चर्चा चल रही है कि उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया जा सकता है। तो हो सकता है राष्ट्रीय महामंत्री बन जाएं तो आपको अभी लखनऊ में वो सुनाई देते हैं, दिल्ली में सुनाई देंगे। और इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें जो है दिल्ली की मीडिया को, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मान बढ़ाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस समय ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है, जो विषय को समझे बिना बोले, जो किसी भी विषय पर हर समय 24 घंटे उनको नींद से जगाकर किसी विषय पर पूछ लीजिए, वो तुरंत बोलने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की भरमार भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती जा रही है। योग्य लोगों की ज़रूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो विषय को समझते हों, जो अपनी विचारधारा को समझते हों, जो देश के हित को समझते हों, जो सामाजिक हित को समझते हों,
ऐसे लोगों की ज़रूरत, ऐसा लगता है, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा में ऐसे लोगों की ज़रूरत कम होती जा रही है। दूसरा मुद्दा, माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद आए और तमाशा किया, पहले से तय करके आए थे वो कि हमको झगड़ा करना है। ये व्यक्ति दरअसल अंदर से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, छात्र जीवन में, छात्र राजनीति में भी रह चुका है और ये पूरी तरह से भाजपा विरोधी राजनीतिक ताकतों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। इसको शिखंडी बनाकर इसका इस्तेमाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं और वो खुशी खुशी इस्तेमाल होने को तैयार है। अब देखिए, माघ मेले में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती आए, स्नान के लिए गए, उनको चलने में दिक्कत होती है। प्रशासन ने रोका कि इसके आगे रथ नहीं जाएगा, पैदल जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो पहिए वाली कुर्सी मंगा दो। व्हील चेयर पर बैठकर गए और स्नान करके चले गए। कोई हंगामा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई विवाद नहीं। ये अपने साथ अपने समर्थकों को लेकर गया और एक पुल जो बंद था उस पर, वो उस रास्ते पर ज़बरदस्ती घुसा और जिद पर अड़ गया कि हम रथ के साथ ही स्नान के लिए जाएंगे। और उसके बाद इसने क्या बोला? इसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब से की। आप इससे समझ सकते हैं, इसने अनुच्छेद 370 जो कश्मीर से हटाया गया उसको वापस लाने की बात कर चुका है। ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गया, उसकी आलोचना की। तो ये और कुछ भी हो, ये हिंदू हितों का रक्षक नहीं है, ये हिंदू विरोधी है, ये इनकी बातों से साबित होता है। और इनका एजेंडा राजनीतिक है, ये भी साबित होता है। ये शंकराचार्य हैं नहीं, दावा करते हैं शंकराचार्य होने का। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है कि ये शंकराचार्य की पदवी का, पदनाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं। और इनकी हिम्मत देखिए कि जो काम मुसलमान शासक, मुगल शासक, अंग्रेज़ नहीं कर पाए, वो काम करने का दावा ये कर रहे हैं। इन्होंने धमकी दी है कि अगले साल माघ मेला नहीं होने देंगे। मालूम है आपको क्यों? क्योंकि अगले साल ही चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। तो उस समय के लिए एजेंडा अभी से तैयार कर रहे हैं। प्रशासन ने इनको हर तरह की सुविधा दी, मेले में कैंप लगाने के लिए, दूसरी सुविधाएं। केवल एक छोटा सा आग्रह किया था कि भाई इतनी भीड़ है कि रथ इससे आगे नहीं जा सकता, आपको चलकर जाना पड़ेगा। तो उनका अहंकार जो है उसको बड़ी ठेस लग गई। इन्होंने कहा ये तो अपमान है शंकराचार्य का। अरे आप शंकराचार्य है नहीं तो शंकराचार्य का अपमान कैसे? तो प्रदेश सरकार ने पूछ लिया कि आप बताइए कैसे शंकराचार्य हैं, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और कहीं से किसी संस्था ने, जो संस्थाएं मान्यता देती हैं शंकराचार्य होने का, किसी संस्था ने आपको मान्यता दी नहीं है। उसके बाद ही बौखला गए, अनाप शराब बकना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऐसे व्यक्ति के समर्थन में केशव प्रसाद मौर्य उतरे। उन्होंने कहा, परम आदरणीय भगवान शंकराचार्य, जिस व्यक्ति के शंकराचार्य होने पर प्रदेश की सरकार सवाल उठा रही है, जिसके शंकराचार्य के पद का इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, उसको केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य बोल रहे हैं। तो शंकराचार्य, उनके शंकराचार्य हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से वो किसी को कुछ भी माने, किसी को भगवान मान ले, उससे कौन रोक सकता है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के योग्य तो केशव प्रसाद मौर्य है। इस्तीफा तो योगी जी का पहले भी मांग चुके हैं और कहा कि योगी जी को नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए। गनीमत है, अभी मौर्य जी उनका और समर्थन करें और प्रशंसा करें तो हो सकता है कल वो कह दें कि केशव प्रसाद मौर्य तो इस देश के प्रधानमंत्री होने के लायक है। क्योंकि याद रखिए, ये अविमुक्तेश्वरानंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि सभी हिंदू संगठनों के खिलाफ है। ये कठपुतली बने हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के। उस समाजवादी पार्टी के जो जब सत्ता में थी, यानी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो बनारस में इनके और इनके समर्थकों पर लाठीचार्ज कराया था, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तब ये जब 17 में योगी जी की सरकार बनी तो उसके बाद उनके पास गए भागे हुए कि मुकदमा किसी तरह से ख़त्म करा दीजिए। तो राज्य सरकार ने इनके खिलाफ जो मुकदमे थे वो वापस लिए। मुकदमे वापस हो गए तो ये गाली देने लगे।
ये है इनका असली स्वभाव, ये है इनकी असली पहचान। इन्होंने माघ मेले में जो एक पवित्र जगह, संगम की जगह है, त्रिवेणी संगम की, उसको बदनाम करने की, वहाँ विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। 500 लोग इनके समर्थन में नहीं आए जो शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। तो ये अनशन पर बैठ गए, और अनशन पर बैठे 2 दिन और बोले कि मेरी तबीयत खराब हो गई। तो फिर कहाँ गए? वैनिटी वैन में। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा, बड़े फिल्म स्टार वैनिटी वैन में बैठते, जब उनकी शूटिंग में ब्रेक आता है उस समय उसी से चलते हैं, उसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। तो ये अपने को संत कहते हैं। वैनिटी वैन में चलने वाले, मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा, ये एकमात्र जो है अपने को शंकराचार्य कहने वाले संत हैं। तो शंकराचार्य इनके होने पर तो सवाल है ही, लेकिन इनके हिंदू हितैषी होने पर उससे बड़ा सवाल है मेरी नज़र में। ये सब कुछ वो बोलते हैं जो हिंदू हितों के खिलाफ हो। ये अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ बोलेंगे, ये अनुच्छेद 370 के बारे में बोलेंगे, ये राजनीतिक विषयों पर बोलेंगे, ये मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। तो वो सब कुछ ये बोल रहे हैं और कर रहे हैं जो भाजपा की सरकार के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उनमें केशव प्रसाद मौर्य को भगवान नजर आते हैं, शंकराचार्य नजर आते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ये क्यों कर रहे हैं? अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों खड़े हैं? और ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की सरकार के खिलाफ है, जो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई सामान्य बात नहीं है, एक षड्यंत्र का हिस्सा है, और उस षड्यंत्र में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उनके मन में कसक है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और वो कसक अभी जा नहीं रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई राज्य का नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कोई उनको कुछ बोलता क्यों नहीं है? उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं होती? क्या केशव प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है? ये भाजपा को बताना चाहिए। सहमत हैं तो जो केशव मौर्य कह रहे हैं उसके हिसाब से काम कीजिए। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य से आप सहमत हैं तो आप अभिमुक्तेश्वरानंद से भी सहमत हैं, जो आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की, आपकी विचारधारा के खिलाफ है। तो दरअसल ये रिश्ता क्या है? केशव मौर्य और अभिमुक्तेश्वरानंद का ये रिश्ता क्या है? इन दोनों की योजना क्या है? इन दोनों का लक्ष्य क्या है? और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी का मतलब क्या है? क्या अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी, अपनी ही विचारधारा के खिलाफ बोलने वालों के साथ खड़े होने की छूट मिली हुई है केशव प्रसाद मौर्य को? ये मुद्दा ऐसा नहीं है जिसे टाला जा सके। और अगर भाजपा के नेताओं को लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता नासमझ है, उसको ये सब खेल समझ में नहीं आता है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबको समझ में आ रहा है। आप राजनीतिक दलों के नेताओं को छोड़ दीजिए, भाजपा के समर्थकों को भी छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में चले जाइए और एक सामान्य व्यक्ति से, और पहले उससे पूछ लीजिए कि तुम भाजपा के वोटर हो कि नहीं। जो वोटर ना हो उससे पूछिए, वो भी आपको बताएगा कि क्या खेल चल रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कोई खेल नहीं चल रहा है, हम तो सच बोलने वाले हैं, सच के साथ खड़े होने वाले हैं। उनको पूरे देश में सच बोलने वाला सिर्फ और सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद मिला। तो इससे आप समझ लीजिए कि भाजपा में जो समस्या है, अंदरूनी समस्या है, वो कहाँ तक पहुँच गई है। भाजपा में लोकतंत्र इतना ज़्यादा है कि आप पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, अपनी विचारधारा के खिलाफ बोल सकते हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं, और आपको पद से कोई हटाने वाला नहीं। पद से हटाना तो बहुत दूर की बात है। विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी आपको पद मिलता है। आपसे कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है। आपसे कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि अरे भाई, जिस विषय की समझ ना हो उसे मत बोलो। सरकार से, पार्टी से, विचारधारा से कोई शिकायत है तो पार्टी के, सरकार के मंच है, उन पर बोलो।
लेकिन ऐसा कहने वाला भी कोई नहीं है, या तो कहने वाला है और केशव मौर्य उसको सुनने वाले नहीं हैं। तो ये तो भाजपा के अंदर का मामला है। लेकिन सार्वजनिक रूप से अंदरूनी झगड़े का जिस तरह से फूहड़ प्रदर्शन हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग नहीं देख रहे हों, नहीं समझ रहे हों। अगर ऐसा भाजपा को लगता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।